हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। अभी तक हमने 3 वीडियोज इस पे कर लिए। तो वहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेंगे जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। तो हमने बेसिकली वहाँ पे पढ़ा था स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। सो व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़? द क्वांटिटीज़ विच डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ डायरेक्शन एंड कैन completely expressed by using magnitude only are called as scalar quantities। मतलब जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है और कोई भी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। एंड उससे ऑपोजिट ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड भी लगता है एंड डायरेक्शन भी लगती है, वैसी क्वांटिटीज़ को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। हमने दोनों के एग्जांपल्स भी देख लिए थे। एंड उसके बाद हमने जो दो सिमिलर क्वांटिटीज जो हमको लगती है, मास एंड वेट, उनमें जो बेसिक डिफरेंसेस है वो भी देख लिए थे। क्या थे डिफरेंसेस उनमें? फर्स्टली, मास जो होता है दैट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एनी सब्सटेंस, दैट इज मास। एंड सेकेंडली, व्हाट इज वेट? वेट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल पुल विच इज बीइंग exerted by any celestial object on that particular body। ठीक है। तो उसके बाद का क्या डिफरेंस था? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मतलब if we want to express mass in magnitude form, we can use only magnitude there. We do not require any kind of direction to express mass. But in case of weight, we require magnitude as well as direction to express weight of any object. That was the second difference. Thirdly, हमने उसके units भी देख लिए थे। मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है दैट इज किलोग्राम्स, एंड वेट का स्टैंडर्ड यूनिट होता है दैट इज न्यूटन, सिंस weight is nothing but the gravitational force which is applied on that object। ठीक है। नेक्स्टली क्या देखा हमने? अगर हम यूनिवर्स में कहीं भी अगर ट्रैवल करेंगे, हम इवन इफ वी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट, अगर हम प्लैनेटरी मोशन भी अगर कर रहे हैं, एक प्लैनेट से दूसरी प्लैनेट पे अगर जा रहे हैं हम, तो भी जो मास है कोई भी ऑब्जेक्ट का, दैट मास विल रिमेन कांस्टेंट। वो मास ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। मास नेवर चेंजेस। ठीक है, यूनिवर्स में अगर हम कहीं भी जाएंगे तो। लेकिन वेट के केस में ऐसा नहीं है। एज वी नो, वेट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी। ठीक है ना। तो जो एक्सलरेशन क्रिएट होगा ग्रेविटी की वजह से, उस पर वेट डिपेंड करेगा। देयरफॉर अगर ग्रेविटी का अमाउंट चेंज हो गया तो वेट भी उस ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। वो हमने देख लिया था। फोर्थ डिफरेंस वाज मास नेवर चेंजेस एंड वेट कैन चेंज प्लेस टू प्लेस एज इट completely डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी, अमाउंट ऑफ ग्रेविटी ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेनेट। ठीक है। हमने एग्जाम्पल भी देख लिया था अर्थ एंड मून का। अर्थ पे जो है वो जी की वैल्यू है अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। एंड जी की वैल्यू है मून पे दैट इज 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू मून। ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। एंड हमने वेट का फॉर्मूला भी देख लिया। क्या था वेट का फॉर्मूला? वेट इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो उस प्लैनेट की ग्रेविटी रहेगी उसकी वजह से ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा उस पे वेट डिपेंड करेगा। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को वहाँ की ग्रेविटी के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल इवेंचुअली गेट द वैल्यू ऑफ वेट इन एसआई यूनिट। वेट कैन बी डिस्क्राइब्ड इन न्यूटन्स। जो स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो क्या है? न्यूटन। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेंगे कुछ जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में जो आएंगे या जो आपको पता होने चाहिए, वो एग्जांपल्स देखेंगे। 2-3 एग्जांपल्स लेंगे हम न्यूमेरिकल्स एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है। तो आप हेडिंग डाल सकते हो वहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। सो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लेती हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। फाइंड weight of an object on the earth। पहले मास लिख लेंगे इसका हम। फाइंड weight of an object having mass 100 kilograms on the surface of the earth। तो अर्थ पे ग्रेविटी
क्या होती है ये हम क्वेश्चन में लिख लेंगे यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत से क्वेश्चंस में आपको ग्रेविटी की वैल्यू वहां पे ब्रैकेट में दी गई होगी, अगर वहां पे वैल्यू नहीं दी है तो यू शुड टेक 9.8 अगर अर्थ बोला है तो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, बाद का क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेना। देखिए, जब भी हम फिजिक्स में कोई भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम फर्स्टली वी हैव टू राइट गिवन डेटा। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो भी गिवन डेटा जो है, जो भी बातें बताई गई है हमको, वो लिख लेंगे पहले हम। देखिए यहाँ पे फिर गिवन क्या क्या है, हमको ऑब्जेक्ट का मास बताया गया है, मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, एंड दिस मास इज 100 किलोग्राम्स। ठीक है, एंड जी भी दिया है हमको क्वेश्चन में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हमको उस ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड आउट करना है। वी ऑलरेडी नो फॉर्मूला ऑफ वेट। क्या होता है फॉर्मूला? वेट इज मास इनटू ग्रेविटी, और इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। मास इज 100, ग्रेविटी इज 9.8, कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन, इसका क्या आएगा 980.0 न्यूटन। ये आ गई वेट की वैल्यू। जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं सिंपली बाय मेकिंग ए बॉक्स अराउंड इट। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए आप, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेंगे। लिख लीजिए सेकेंड क्वेश्चन। इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट is 50 kilograms, then what will be its weight on the surface of the earth as well as moon? लिख लीजिए ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में हमको क्या बताया गया है, सिर्फ हमको मास बताया गया है, और क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, हमको उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड आउट करना है। अर्थ पे भी फाइंड आउट करना है एज वेल एज मून पे भी फाइंड आउट करना है। मतलब जो ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे है तो उसका वेट कितना रहेगा, एंड इफ वी प्लेस दैट ऑब्जेक्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द मून देन उसका वेट क्या रहेगा, वो भी हमको फाइंड आउट करना है। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन के जैसे हम यहाँ पे भी गिवन डेटा लिख लेंगे पहले, मास 50 किलोग्राम्स, एंड हमको ऑलरेडी जी की वैल्यू पता है अर्थ पे, जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, आपको जी की वैल्यू वो बता देंगे कि अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो, तो उस केस में आप 10 ले सकते हैं, सिर्फ अगर बोला गया है तो। अगर क्वेश्चन में लिखा है टेक जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन ओनली यू शुड यूज जी की वैल्यू 10। ओके, अदरवाइज आपको जी की वैल्यू 9.8 ही लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमको दो चीजें फाइंड आउट करनी है, पहले वेट फाइंड आउट करना है अर्थ पे, एंड उसके बाद हमको वेट फाइंड आउट करना है मून पे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स बना लेंगे। फर्स्टली ए पार्ट, ए में हम फाइंड आउट करेंगे वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। क्या होगा, मास इनटू जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ पे उसका वेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो जी की वैल्यू भी अर्थ पे जो है वही लेनी पड़ेगी। तो मास हमको पता है 50 एंड जी 9.8, फॉर्म कर लीजिए मल्टीप्लीकेशन, क्या आएगा, इट विल बी 490। देखिए यहाँ पे आया 980, क्योंकि मास था 100 kg, तो उसके एग्जैक्टली हाफ आएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि मास भी एग्जैक्टली हाफ है। यूनिट क्या रहेगा यहाँ पे, न्यूटन। सो वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज न्यूटन, और हमारा जो आंसर आ गया है वो उसको हम हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, यू कैन सिंपली अंडरलाइन द आंसर और यू कैन मेक अ बॉक्स अराउंड इट। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो सेकेंडली अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून।
तो ये सारी प्रोसेस जो यहाँ पे करी हमने वो सारी रिपीट करने की जरूरत नहीं है, हमको ऑलरेडी पता है। सिंस वी नो जो भी वेट होगा ऑब्जेक्ट का, weight of an object on the moon is 1/6। 1/6 क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू भी 1/6 है, इसलिए वेट भी क्या होगा 1/6। अदरवाइज आप जी की वैल्यू 1.67 लेके भी पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, बट इन दैट वे द सॉल्यूशन विल बिकम लेंदी, वो सॉल्यूशन लेंदी हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमको वैल्यू यहाँ पे मिल गई है 490, उसको डायरेक्टली हम 6 से डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। So therefore क्या आएगा, वेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून विल बी 490 डिवाइडेड बाय 6। कर लीजिए डिवीजन। एटी 1.66 न्यूटन वेट ऑन द मून। वेट चाहे अर्थ पे हो, चाहे मून पे हो, या चाहे सन पे हो, कहीं पे भी है तो वेट का यूनिट सेम ही रहेगा। ऐसे नहीं कि प्लैनेट चेंज हो गया तो उसका यूनिट भी चेंज हो गया, वेट वो क्वांटिटी सेम ही रहेगी, इसलिए उसका जो यूनिट जो है वो थ्रू आउट सेम ही रहेगा। ठीक है, यू कैन नोट दिस डाउन। ओके, सो हम और एक क्वेश्चन ले लेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा रिवर्स्ड फॉर्म में लेंगे यहाँ पे हम। सॉल्यूशन नोट डाउन करते टाइम मेक श्योर दैट यू हैव पॉज द वीडियो, वीडियो पॉज करके ही नोट कर लीजिए, सो दैट इट वुड बी इजियर। देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेंगे हम, आप भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा। फाइंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट having weight 700 Newton on the surface of the earth. Take g equals to 10 meter per second square. So you can try solving here. Take 1 minute and try to solve the question. यूज योर माइंड, यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स करना पड़ेगा हमको, वो कैसे करना है वो आप सोचिए, करने की कोशिश करिए। लास्टली तो मैं बताने वाली हूँ इसको, तो भी यू ट्राई इट फर्स्ट। ओके, देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमको यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है कि g की वैल्यू हमको 10 लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 9.8 यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम 10 यूज करेंगे। इससे होगा क्या, सॉल्यूशन और ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखिए पहले हम गिवन लिख लेंगे, गिवन, सॉरी यहाँ पे हमको वेट दिया है, वेट इज 700 न्यूटन एंड जी दिया है हमको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट करना है मास। अभी आप तो सोचेंगे मास का तो फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, सिर्फ वेट का फॉर्मूला है, तो इस केस में हम वही सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए कैसे, फॉर्मूला क्या है अपने पास, वेट इज नथिंग बट मास इनटू ग्रेविटी। मास और ग्रेविटी को मल्टीप्लाई करके हम वेट फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वेट की वैल्यू एज इट इज पुट करेंगे 700, मास पता नहीं है तो यम लिख लेंगे यहाँ पे, या आप एक्स भी ले सकते हो, एंड जी इज 10। देखिए यहाँ पे यम और 10 मल्टीप्लीकेशन में है, अगर हमको यम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस इक्वल टू की इस साइड पे यम शुड बी अलोन, यम अकेला होना चाहिए, साथ में कोई दूसरी टर्म नहीं चाहिए।
अभी जो दूसरी टर्म ऑलरेडी उसके साथ है विच इज 10, उसको हम इक्वल टू के इस साइड में ले जाएंगे। अगर हम इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो हमको ये ऑपरेशन जो है यहाँ का मल्टीप्लीकेशन का उसको रिवर्स करना पड़ेगा विच इज डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन का हमको यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा। तो व्हाट वी गेट 700 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 10। यम की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 700/10। तो दिस कैंसल्स आउट 70 टाइम्स और आप 0 0 भी कैंसिल कर सकते हो। देयरफॉर वी गेट यम इक्वल्स टू 70 किलोग्राम्स। देखिए यहाँ पे आप गलती से न्यूटन मत लिख लेना। वेट का जो यूनिट है, यहाँ पे हम मास फाइंड आउट कर रहे हैं तो यूनिट भी हमको मास का ही लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यम की वैल्यू हमको मिल गई। अगेन यू शुड हाईलाइट द आंसर। आंसर को हाईलाइट कर लीजिए। जो कुछ भी आप इवन ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको बॉक्स नहीं बनाना तो यू कैन सिंपली अंडरलाइन योर आंसर, अंडरलाइन भी कर सकते हो आप। तो लिख लीजिए सॉल्यूशन ये। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर आइडिया आ ही गया होगा। इससे इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में भी मिल जाएंगे। तो अभी हम आगे का जो अपना बिट है वो पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ तक हमने जो भी क्वांटिटी से रिलेटेड जो चीजें थी, उनके टाइप्स होंगे या उनके यूनिट्स होंगे, उनके स्केलर्स वेक्टर्स देख लिए, मास वेट देख लिए। यहाँ से हमारा एक्चुअल मेजरमेंट का पार्ट स्टार्ट होता है। तो यहाँ से थोड़ा सा और फोकस्ड रहिए। आप ऑलरेडी फोकस्ड हो पता है मुझे, लेकिन बी मोर फोकस्ड नाउ। आप हेडिंग डाल दीजिए मेजरमेंट। देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको कुछ चीजें लिखवा के भी दे रही हूँ, डेफिनेशन है, एग्जाम्पल्स है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। लेकिन असाइनमेंट जो आप सॉल्व करेंगे, जब हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा तब आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। तो वो जो असाइनमेंट आप सॉल्व करेंगे, तब उस असाइनमेंट में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होंगे जो मैंने लिखवा के नहीं दिए। मैं एक्सप्लेन तो कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन वो लिखवा के नहीं दिए होंगे, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर चीज लिखवा के नहीं मिलेगी आपको। आप मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो भी लिखवा के दूंगी आपको, लेकिन जो ऐसी कुछ चीजें हैं जो मैं डायरेक्टली आपको बोल रही हूँ वो भी आप ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए मेजरमेंट। आपने हिस्ट्री में तो पढ़ ही लिया होगा कि इवेल्युएट कैसे हुए हम बंदरों से। पहले तो हम बंदर की स्पीसीज में थे, उससे हम बाद में जो हमारा इवोल्यूशन हुआ और धीरे धीरे हम ह्यूमंस बने। ह्यूमन एक ऐसा एनिमल है या ऐसा स्पीसीज है कि जो सोच सकता है बहुत अच्छे तरीके से। इनिशियली वैसे नहीं था। जो भी ह्यूमन थे पहले, होमोसेपियंस जिनको बोल सकते, वो ऐसे घर नहीं बनाते थे या कोई स्पेसिफिक जगह पे वो खेती बाड़ी कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं था। दे सिंपली यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो भी उनको ये फ्रूट्स मिल रहे या जो भी उनको एनिमल्स दिख रहे दूसरे, उनको वो मार के खा जाते थे। उनमें कोई भी स्टेबिलिटी नहीं थी। वो स्टेबल नहीं थे किसी एक जगह पे। जैसे हम अभी घर बनाते, एक पर्टिकुलर जगह पे जॉब करते, हमारा स्कूल फिक्स है कि यहाँ पे हमारा स्कूल है, वैसे तब नहीं था। तो वो क्या करते थे, वो सिंपली दे यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, कोई भी एक फिक्स जगह पे। जैसे आज एनिमल्स जंगल में रहते हैं, टाइगर है या दूसरा कोई है, वो वैसे ही मूविंग रहते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो उनको कभी मेजरमेंट का पता ही नहीं था कि हमको चीजें मेजर करनी है या क्या करना है। उसके बाद ये जो इवोल्यूशन हुआ, वो ह्यूमन थोड़ा सा एडवांस थे, तो वो हंटर गैदरर्स बने। हंटर गैदरर्स मतलब क्या, दे स्टार्ट हंटिंग इन वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। वो जो स्टोन्स को कार्व करके उनसे हथियार बनाकर डिफरेंट डिफरेंट केव्स में एक सेफेस्ट प्लेस पे उनको फायर भी कैसे ऑब्टेन कर रहा है वो भी आ गया था। मतलब उनकी जो मेंटल एबिलिटी थी वो धीरे धीरे क्या होती गई, बढ़ती गई, और उनको चीजें समझने लगी। पहले सपोज यहाँ पे एक एक्स पर्सन है और दूसरा वाई पर्सन है। ये हंटर गैदरर्स जो है उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो सपोज उसके पास अगर काऊ है, एंड इसके पास अगर सपोज करेंगे हम गोट है, तो उनको कभी ये समझ नहीं आया कि हमको इसको एक्सचेंज करना है या क्या करना है, या मेजर कैसे करेंगे। अगर उनको इस काऊ का मास मेजर करना है, तो उनको पता नहीं था कि मेजरमेंट है, और उनको कभी नीड उनको महसूस भी नहीं हुई मेजरमेंट की, चीज़ों को कैसे मेजर करना है हमको। लेकिन उसके बाद हुआ क्या,
और ह्यूमंस जो है और थोड़ा एडवांस होते गए, वो एक स्पेसिफिक जगह पे घर बना के रहने लगे, वो फार्मिंग करने लगे, एंड ये जो एनिमल्स है उनको पालने भी लगे। वो हर्डिंग जिसको बोलते हैं हम, वो हर्डर्स भी बने, मतलब वो पशुपालन जो बोलते हैं हम हिंदी में, उसको पशुपालन भी करने लगे, एज वेल एज खेती भी करने लगे। एंड दे यूज टू लिव नियर अ रिवर, जहाँ पे भी लेक है या रिवर है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में वाटर अवेलेबल है जहाँ पे, वहाँ पे दे यूज टू लिव। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जिन्होंने वो घर बना के रहना स्टार्ट किया, तो उसके बाद उनको मेजरमेंट का नीड महसूस हुआ। कैसे महसूस हुआ, सपोज एक पर्सन है जिसके पास काऊ है, वाई पर्सन उसके पास गोट है। सपोज ये वाई पर्सन जो है उसको अभी काऊ की जरूरत है, एंड एक्स पर्सन को गोट की जरूरत है। तो वो क्या करते थे, सिंपली दे यूज टू एक्सचेंज थिंग्स। एक्स पर्सन जो है वो उसकी काऊ इस वाई को दे देता था, एंड उससे वो गोट उस काऊ के बदले ले लेता था। तो उससे होता क्या था, यहाँ पे लॉस तो एक्स का हो रहा है, क्योंकि काऊ की प्राइस अगर हम देखेंगे तो इट इज अराउंड 4 टाइम्स ग्रेटर देन गोट। इसका यहाँ पे फायदा हो रहा है, इसका यहाँ पे नुकसान हो रहा है। ठीक है। और एग्जांपल देख लेंगे, सपोज इसके पास है शुगर एंड इसके पास है सॉल्ट। अगर अभी सपोज अगर मुझे शुगर की जरूरत है, तो मैं क्या करती हूँ, शॉपकीपर के पास जाके उसको वो शुगर के बदले पैसे देकर शुगर खरीद लाती थी, और वो शॉपकीपर जो है वो मेजर करके देगा। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं था, ये एक पर्सन है, वो सम अमाउंट ऑफ शुगर देता था वाई को, एंड उससे उस बदले में सॉल्ट लेता था। अभी अगर आज की डेट में अगर देखेंगे हम, तो सॉल्ट का प्राइस है 10 रुपीज पर केजी, एंड इसका 40 रुपीज पर केजी। तो 4 टाइम्स ज्यादा होगी शुगर की कॉस्ट। तो यहाँ पे नुकसान किसका हो रहा है, एक्स का, क्योंकि वो ज्यादा कॉस्ट वाला आइटम जो है वो दूसरे को देके उससे कम कॉस्ट वाली चीज ले रहा है, तो उससे इसका नुकसान हो रहा है। और हर बार वही होता था, क्योंकि चीजें तो सेम कॉस्ट की नहीं थी, सेम वैल्यूबिलिटी की नहीं थी, इसलिए कंटिन्यूअसली एक का नुकसान एंड एक का फायदा होता था। इस वजह से हुआ क्या, उनको मेजरमेंट का जो है वो नीड पता चला। वो क्या करने लगे, इंस्टेड ऑफ एक्सचेंजिंग थिंग्स, हम मेजर करके वो चीज देंगे एंड मेजर करके वापस लेंगे। अगर मैं तुझे शुगर दे रहा हूँ, तो मुझे सॉल्ट मत देना, मुझे शुगर ही वापस कर। तो फिर वो दे यूज टू यूज देयर बॉडी पार्ट्स टू मेजर थिंग्स। अगर वो शुगर दे रहा है इसको, तो वो हाथ से शुगर देता था एंड हाथ से ही वापस लेता था, आफ्टर 2 5 3 डेज वॉट एवर इट इज। तो उससे उनको चीजों को मेजर करने की नीड जो है, मेजरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, वो धीरे धीरे पता चलने लगा। तो उन्होंने चीजों को मेजर करना शुरू किया। सिर्फ शुगर या सॉल्ट ही नहीं, दूसरी भी चीजें हैं। अगर कोई फूड आइटम भी दे रहा है किसी को, तो वो भी मेजर करके देने लगे, एंड उसको मेजर करके ही वापस लेने लगे। यहाँ से उनको मेजरमेंट की नीड जो है वो फील होने लगी, एंड दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग मेजरमेंट। देखिए अभी हम आज के ज़माने में मेजरमेंट कैसे करते हैं, हमारे पास पहले तो हमारे पास वो तराजू होते थे, आपको पता होगा, उसमें वो 2 प्लेट्स है, एंड बीच में एक स्पाइक होता था यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम एक वेट डालते थे, उस पे 2 kg 5 kg। इवन आज भी हम ये यूज करते हैं, लेकिन इसका अमाउंट यूसेज का कम हो गया अब। अभी जो भी हमको आइटम लेना है, वो हम यहाँ पे क्या करते थे, उसको कंपेयर करते थे इसके साथ। इस वे में मेजरमेंट करते हैं हम। एंड इससे ज्यादा हमारे पास अभी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स भी है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन जो बोलते हैं, आपने किराना दुकान में देखी भी होगी, जो ऐसी मशीन होती है, वहां पे इसके यहाँ पे एक स्क्रीन होती है, वो दिखाती है 5 kg 2 kg जो भी है वो। तो उनके जमाने में वो सब था नहीं जो हमारे पास है, जो एडवांस मशीन हमने कंस्ट्रक्ट की है फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट। तो उनके पास वो नहीं था। तो वो क्या करने लगे, देयर बॉडी पार्ट्स जो थे, उनके जो बॉडी पार्ट्स है जो भी, वो बॉडी पार्ट्स को यूज करने लगे चीजों को मेजर करने के लिए। सपोज अगर उस जमाने के ह्यूमन को अगर इस बोर्ड की अगर लेंथ मेजर करनी होती, तो उसके पास स्केल या रूलर नहीं है, तो वो क्या करता था, उसके हाथ यूज करके जो भी है वो मेजरमेंट परफॉर्म करता था। आप पतंग उड़ाते टाइम वो स्ट्रिंग को भी ऐसे मेजर करते हो, मैंने बहुत सी बार देखा है बच्चों को वो करते हुए। यहाँ से अगर आप ऐसे करके मेजर करते हो, जो मांझा जो होता है पतंग का, ठीक है। तो आपने वहां पे क्या किया, आपका बॉडी पार्ट यूज किया टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट। तो जो होमोसेपियंस या उनके बाद के ह्यूमन जो थे, वो भी वही करते थे, उनके बॉडी पार्ट्स को यूज करके डिफरेंट काइंड ऑफ मेजरमेंट परफॉर्म करने लगे। एंड वो बहुत सालों तक वैसे ही चला, सैकड़ों सालों तक वही चला, बॉडी पार्ट्स यूज करके मेजरमेंट ही करना चालू हो गया। जब तक उनको ये पता नहीं चला कि जब हम बॉडी पार्ट्स यूज करके मेजर कर रहे चीजें, तो देर आर लॉट ऑफ एरर्स दैट आर डिराइविंग, जो भी एरर्स है वो उससे हमको मिल रहे, वो उनको बाद में पता चला। देखिए कैसे एरर्स होते थे वो।
सपोज ये लाइन सेगमेंट है मेरे पास, एंड इस लाइन सेगमेंट की मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है, एंड आई एम यूजिंग माई बॉडी पार्ट्स हियर ओनली। तो अगर मैं बॉडी पार्ट्स यूज करके मेजरमेंट अगर करूंगी तो इट इज अराउंड 3 हैंड स्पैन, इसको हम हैंड स्पैन बोलते हैं, 3 हैंड स्पैन एंड 3 फिंगर्स, ठीक है ना। ऐसे हम वो मेजर करते थे इस वे में। तो इससे होगा क्या, अगर एक्स पर्सन, सपोज अभी ये मैंने मेजर किया है, तो योगेश्वरी का क्या है रीडिंग यहाँ पे, 3 हैंड स्पैन्स एंड 3 फिंगर्स। अगर मेरे इंस्टेड कोई और, सपोज मेरा भाई, अगर मेरा ब्रदर ये मेजर कर रहा है तो उसका हाथ मेरे से बड़ा है, तो इट इज अराउंड 2.5 हैंड स्पैन्स। वो तो कम ही आएगा, इससे कम आएगा, क्योंकि उसका हाथ बड़ा है। अगर किसी का हाथ बड़ा है या छोटा भी है तो वो रीडिंग क्या हो जाएगी, चेंज। सपोज ये 5 साल का बच्चा अगर मेजर करेगा इस लाइन सेगमेंट की लेंथ उसके छोटे छोटे हाथों से, तो क्या ये इतनी आएगी या इतनी आएगी, नहीं, उसकी रीडिंग ज्यादा आएगी, उसकी सपोज 7 हैंड स्पैन आएगी। ये हम अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं। तो इससे होगा क्या, अगर कोई भी पर्सन डिफरेंटली वो डिफिनाइट सेगमेंट का अगर लेंथ मेजर कर रहा है, या उसका अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर कर रहा है, तो पर्सन टू पर्सन क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। एक पर्सन के लिए, सपोज आपने बहुत सी बार देखा होगा घर पे भी, हम ऐसे करके शुगर या राइस जो है वो एक डब्बे से दूसरे डब्बे में ट्रांसफर करते, ठीक है। तो ये जो हम उठा के ले रहे, तो ये 2 हाथों में जितना वो मास आएगा उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, दैट इज कॉल्ड एज हैंडफुल। उसको हम हैंडफुल बोलते हैं। अगर मेरे हाथों से मैं शुगर मेजर कर रही हूँ और वो है 5 हैंडफुल्स, एंड कोई बड़े हाथ वाली अगर औरत वो मेजर करे तो वो कम आएगा, वो 3 हैंडफुल्स या 4 हैंडफुल्स आएगा। अगर छोटे हाथ वाला बच्चा करेगा तो वो 12 हैंडफुल्स आएगा। तो क्या होगा, पर्सन टू पर्सन वो जो रीडिंग है वो चेंज होती जाएगी, एंड नो वन ऑफ देम इज रॉन्ग। मैं मेरी जगह पे सही रहूंगी, मेरा भाई मेरी जगह पे सही रहेगा। मेजरमेंट तो मेरे अकॉर्डिंग मेरा मेजरमेंट करेक्ट रहेगा, मेरे भाई के अकॉर्डिंग उसका मेजरमेंट करेक्ट रहेगा। लेकिन वो दोनों में से कोई भी मेजरमेंट प्रॉपर नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ लिमिटेड रहेगा मेरे तक, ये लिमिटेड रहेगा ये दूसरे बंदे तक, ठीक है। तो इससे होगा क्या, वो स्टैंडर्डाइजमेंट जो है वो नहीं रहेगा उस मेजरमेंट में। तो ये चीजें बाद में पता चलती गई लोगों को। तो वो जो लेंथ मेजर करने के लिए वो डिफरेंट यूनिट्स ऐसे मेजर करते, ऐसे यूज करते थे। फर्स्ट वॉज हैंड स्पैन, जो होता है ये, अगर हम हमारे 2 फिंगर्स आउट स्ट्रेच कर लेंगे तो हमारी लिटिल फिंगर से जो थंब का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम बोलते हैं हैंड स्पैन। सेकेंड वर्ड्स क्यूबिट। क्यूबिट यूनिट आपने प्रैक्टिकली भी देखा होगा, अगर आप कभी गोलाई में अगर गए हैं तो वहां पे जो गजरे जो होते हैं, जो बालों में हम लगाते फूल, वो जो आदमी बेचता है वो यहाँ से मेजर करता है, वो जो गजरा जो है, फूलों की माला जो है, वो यहाँ से यहाँ तक मेजर करता है, बहुत सी बार देखा होगा आपने। तो दैट इज क्यूबिट, the distance between tip of middle finger to the tip of elbow, this distance is called as cubit। तो क्यूबिट, मेरे हाथ से क्यूबिट अलग रहेगा, दूसरे आदमी के हाथ से क्यूबिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर बॉडी पार्ट्स अगर यूज करके हम मेजर करेंगे तो वो मेजरमेंट सेम रही नहीं रहेगा थ्रू आउट, बिकॉज एवरी पर्सन हैज डिफरेंट फिजिकल फीचर। जो पर्सन जो है उनके फिजिकल फीचर्स जो है वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। देखिए, हैंड स्पैन है, क्यूबिट है, या फुट स्टेप भी है। जो एवरेज हाइट के इंसान का जो नॉर्मल वॉकिंग डिस्टेंस जो होता है उसको हम बोलते हैं फुट स्टेप्स। अगर वो 10 कदम चल रहा है तो 10 फुट स्टेप डिस्टेंस हो गया वो। अगेन अनदर यूनिट इज देयर, जिसको हम बोलते हैं आर्म लेंथ। आर्म लेंथ मतलब जो भी एवरेज हाइट का इंसान अगर उसके हाथ ऊपर करके खड़ा रह रहा है तो उसके पैर के थंब से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा ये पूरे बॉडी का, इसको हम बोलते हैं 1 आर्म लेंथ। तो ये जो यूनिट्स है वो यूनिट्स हम यूज करते हैं फॉर मेजर लेंथ वाइल मेजरिंग यूजिंग बॉडी पार्ट्स। अगर बॉडी पार्ट्स यूज करके हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो ये यूनिट्स यूज करते हैं हम, कौन से, हैंड स्पैन, क्यूबिट, फुट स्टेप एंड आर्म लेंथ, ठीक है। एंड अगर हम मास मेजर करें किसी ऑब्जेक्ट का तो हैंडफुल कैन बी यूज्ड एज द यूनिट। इवन इफ अगर हमको टाइम अगर मेजर करना है यूजिंग, अगर टाइम
टाइम तो हम अभी बॉडी पार्ट्स यूज करके मेजर नहीं कर सकते, तो टाइम मेजर करने के लिए वो लोग क्या करते थे, दे यूज टू यूज रेगुलर इवेंट्स। जो इवेंट्स रेगुलरली होते, कौन से इवेंट्स रेगुलरली होते हैं, सनराइज है, सनसेट है, ठीक है ना। तो वो ड्यूरिंग डे सन की मोशन ट्रैक करके टाइम पता लगाते थे, एंड ड्यूरिंग नाइट स्टार्स की मोशन ट्रैक करके टाइम का पता लगाते थे। अगर सन ईस्ट में है तो मॉर्निंग चालू है, अगर सन ओवरहेड है तो आफ्टरनून है, एंड अगर सन इज इन द वेस्ट डायरेक्शन देन देयर इज नाइट और इवनिंग, ठीक है। अगर सन नहीं है तो रात हो गई, तो वहां पे वो स्टार्स की मोशन सेम सन की जैसे स्टार्स की मोशन ट्रैक करते थे, ठीक है। लेकिन ये जो मेजरमेंट वो लोग कर रहे यूजिंग बॉडी पार्ट्स है या रेगुलर इवेंट्स है, उसमें कोई भी कस्टमाइजनेस नहीं थी, या जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजमेंट जो होती है, जो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है, वो कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं थी। आफ्टर दिस रेगुलर इवेंट्स जो ह्यूमन था उसने कुछ जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो बनाने भी मेजर किए। आपने बहुत सी बार देखा होगा आर ग्लास, मूवीज में आपके घर पे होगा भी, जिसके अंदर सैंड होती है, एंड वो सैंड एक से दूसरे में ट्रांसफर होती है, जिसको कम्प्लीटली 1 आवर लगता है कम्प्लीटली ट्रांसफर होने के लिए। तो ये भी यूज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। लेकिन इनमें से कोई भी यूनिट प्रॉपर मेजरमेंट नहीं देता, बॉडी पार्ट्स अगर यूज कर रहे हैं या रेगुलर इवेंट्स भी अगर यूज कर रहे हैं तो वो जो स्टैंडर्डाइजनेस जो है वो ऑब्टेन करने के लिए हमने और थोड़ा इसको मेजरमेंट को एडवांस लेवल पे लेके गए हम। एंड वो कैसे लेके गए वो हम देखेंगे अभी। पहले आप मेजरमेंट की डेफिनेशन एंड ये जो हम यूनिट्स यूज करते हैं यूजिंग बॉडी पार्ट्स वो लिख लेंगे हम। अब तक तो आपको मेजरमेंट पता ही चल गया होगा, लेकिन हम डिफाइन कैसे करते हैं मेजरमेंट को देखो। सपोज ये टोमेटोज है एंड आई वांट टू बाय सम टोमेटोज, तो मैं जाऊंगी वो वेजिटेबल वेंडर के पास, उसके पास ये रहेगा एक ऐसी मशीन जिसको हम तराजू बोलते हैं या वेइंग मशीन। अगर मुझे टोमेटो चाहिए, सपोज 2 kg टोमेटो चाहिए, तो एक एक साइड में एक प्लेट में वो एक वेट रख देगा 2 kg का, ये वेट रख दिया उसने, एंड दूसरी साइड पे क्या करेगा वो टोमेटोज डाल देगा। जब ये दोनों जो प्लेट्स है एक सेम लेवल पे आएगी, उसका मतलब क्या कि इसका मास जो है टोमेटोज का वो क्या है 2 kg। तो देखिए ये जो है टोमेटोज यहाँ पे जो रखे हुए होते हैं, दीज आर अननोन क्वांटिटी। इसकी वैल्यू पता है हमको कितने टोमेटोज है जो साइड में रखे हुए होते नहीं, तो दीज आर अननोन क्वांटिटी। एंड ये जो है 2 kg ये क्या है स्टैंडर्ड वैल्यू, दिस इज स्टैंडर्ड वैल्यू। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं मेजरमेंट, अगर अभी ये टोमेटोज हमने मेजर कर लिए, ठीक है, तो मेजर कर लिया मतलब क्या कर लिया, वी आर सिंपली कंपेयरिंग दिस अननोन क्वांटिटी विद दिस नोन स्टैंडर्ड वैल्यू। ये 2 kg का वैल्यू 2 kg रहेगा, हम कुछ भी करेंगे तो, ठीक है ना। तो द कंपैरिजन बिटवीन अननोन क्वांटिटी विथ नो स्टैंडर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एज मेजरमेंट, ठीक है। ये जो कंपैरिजन है किसका, अननोन क्वांटिटी एंड नॉन स्टैंडर्ड वैल्यू का, दिस कंपैरिजन इज कॉल्ड एज मेजरमेंट। एंड ये कंपैरिजन का आउटकम जो रहेगा, रिजल्ट जो रहेगा, उसको हम लिखेंगे 2 kg इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। ये 2 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू एंड किलोग्राम्स हो गया उसका यूनिट, ठीक है। तो लिख लीजिए मेजरमेंट की डेफिनेशन। मेजरमेंट इज the process of comparison between unknown physical quantity with known standard value is called as measurement. The process of comparison between unknown physical quantity with known standard value is called as measurement. You can note down this definition.
ठीक है, अभी हम बॉडी पार्ट्स यूज करके जो मेजरमेंट करते हैं उसके एग्जांपल्स लिख लेंगे। यहाँ पे मैं ऐसे नोट के फॉर्म में लिखती हूँ। फॉलोइंग यूनिट्स कैन बी यूज्ड while performing measurement using body parts। देखिए, ए फॉर मास क्या यूज करते हैं हम? यू ऑलरेडी नो दैट, हैंडफुल। सेकेंड फॉर लेंथ, देखिए लेंथ के लिए पहला हैंड स्पैन। क्या होता है हैंड स्पैन? डिस्टेंस बिटवीन आउटस्ट्रेच्ड थंब एंड लिटिल फिंगर, और लास्ट फिंगर भी बोल सकते हैं हम। सेकेंड देख लीजिए हैंड स्पैन के बाद क्यूबिट। क्यूबिट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन टिप ऑफ मिडल फिंगर एंड एल्बो। थर्ड हमने देख लिया फुट स्टेप, that you already know, normal walking distance। एंड फोर्थ वन आर्म लेंथ, ये लिख लेती हूँ मैं, ये आपको पता नहीं होगा। डिस्टेंस बिटवीन टोज, टोज मतलब हमारे पैर की उंगलियां, टोज एंड आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स। लिख सकते हो आप। ठीक है, I'll wipe this out now। आपको ये सब पता होना चाहिए, आपको डेली लाइफ में भी ये इसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। देखिए इसके बाद हम देख लेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। धीरे धीरे क्या हुआ, आफ्टर यूजिंग दिस बॉडी पार्ट्स हमको ये पता चलने लगा कि बॉडी पार्ट यूज करके अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो वो मेजरमेंट स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, प्रॉपर नहीं रहेगा। इसलिए हमने स्पेसिफिक सिस्टम्स बनाई, उसके लिए स्पेसिफिक यूनिट्स भी हमने उसको डिस्क्राइब कर दिया वहां पे। ये जो है उसमें मेन हमको तीन सिस्टम्स पढ़ने हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन मेट्रिक सिस्टम, आप लिख सकते हो। सेकेंड थ्री सिस्टम ऑप्शन, एंड थर्ड वन SI सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेंगे मेट्रिक सिस्टम। देखिए मेट्रिक सिस्टम इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिस्टम। ये जो है मेट्रिक सिस्टम, इट इज नथिंग बट द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ओल्डेस्ट क्यों? क्योंकि सबसे पहले यही सिस्टम हमने स्टैंडर्डाइज किया था। ये इसी सिस्टम को हम यूज करते थे एज स्टैंडर्ड यूनिट्स। दिस वन इज द ओल्डेस्ट सिस्टम।
एंड हमने इसको तैयार किया था 1790 में, मतलब आज से कितने साल पहले, अराउंड 230 ईयर्स बैक इसको हमने डिराइव किया था। देखिए ये हमने डिरिवेशन जो किया था इसका, ये जो बनाया था वो बनाया था फ्रांस में। वहां पे एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया था, लोगों को बताया था कि वी विल यूज दिस एज स्टैंडर्ड यूनिट्स, सो दैट क्या होगा, थ्रू आउट द वर्ल्ड हम जब भी हम मेजरमेंट करेंगे, फ्रांस में हो या इंडिया में हो, तो वो मेजरमेंट सिमिलर रहेगा, क्योंकि सभी लोग अगर एक सेम सिस्टम अगर यूज कर रहे तो उसका मेजरमेंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो उन्होंने क्या किया था इस वाले सिस्टम में, दे यूज्ड थ्री क्वांटिटीज, उन्होंने थ्री क्वांटिटीज यूज करे थे। कौन से, लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। कैपेसिटी जिसको हम वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए उन्होंने क्या किया मैट्रिक सिस्टम में दे इंट्रोड्यूस्ड थ्री क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। फर्स्ट वन वाज लेंथ, मास एंड थर्ड वन इज कैपेसिटी, एंड उन सब के पर्टिकुलर यूनिट्स भी डिस्क्राइब किए उन्होंने। एंड दैट यूनिट्स वर, लेंथ का यूनिट था मीटर, मास का यूनिट था ग्राम एंड कैपेसिटी का यूनिट था लीटर। जो हम, ये यूनिट्स हम आज भी यूज करते थे, लेकिन वहां पे तब क्या होता था, वाइडली सभी लोग सेम यूनिट्स यूज करते थे, उसलिए क्या हुआ, मेजरमेंट बहुत इजी बन गया लोगों के लिए। अगर ए पर्सन भी मीटर यूज कर रहा है, बी पर्सन भी मीटर यूज कर रहा है, तो उन, अगर वो बिजनेस भी अगर कर रहे, ठीक, सपोज कपड़े का भी बिजनेस कर रहे, तो ए पर्सन भी वो कपड़ा मीटर में मेजर करेगा एंड बी पर्सन भी वो कपड़ा मीटर में ही मेजर करेगा। तो उससे होगा क्या, वो जो मेजरमेंट रहेगा दोनों का, दैट मेजरमेंट वुड बी सेम एंड इक्वल। देयरफॉर उनको ये बहुत अच्छा लगा कि चलो अच्छा हो गया, हमने एक यूनिट सिस्टम, जो है यूनिट का सिस्टम वो डिराइव कर लिया, वो बना लिया हमने, एंड सभी लोग अगर वही सेम सिस्टम अगर यूज कर रहे हैं तो मेजरमेंट इजीली हो पा रहा है। तो इनिशियली उनको इस वाले सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ा, कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं हुआ, वहां पे कुछ भी नहीं हुआ। क्यों, उनको, क्योंकि उन्होंने फील ही नहीं किया, जब तक उनको इस वाले सिस्टम में कोई प्रॉब्लम फील नहीं होता था। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम का क्या था, एक तो क्वांटिटीज तीन ही है ओनली, लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। इन तीन क्वांटिटीज को छोड़ के हम कोई चौथी अगर क्वांटिटी हमको मेजर करनी है, सपोज जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है टाइम, उसको भी मेजर करना इम्पॉसिबल हो गया यूजिंग दिस सिस्टम। इस सिस्टम में हम सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ, उसका मास एंड उसकी कैपेसिटी या उसको वॉल्यूम जो है वही हम मेजर कर पाते थे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है टाइम, उस टाइम के लिए इस वाले सिस्टम में कोई भी यूनिट नहीं था। ये तो पहला रीजन था इस सिस्टम का जो प्रॉब्लम था, जिसको, इसको यूज करना हमने बाद में बंद कर लिया। वो क्यों बंद किया, इसका पहला रीजन ये था, देयर वाज नो यूनिट फॉर टाइम। टाइम के लिए हमारे पास इस सिस्टम में कोई भी यूनिट नहीं था, ठीक है। एंड सेकेंड प्रॉब्लम क्या था वहां पे, सेकेंड प्रॉब्लम वाज कि इस वाले सिस्टम में देयर वर ओनली थ्री क्वांटिटीज। सपोज अगर मुझे उसके लिए अगर टेम्परेचर अगर मेजर करना है, तो टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाती थी मैं यूजिंग दिस सिस्टम। अगर मुझे करंट मेजर करना है तो करंट भी मेजर करना इम्पॉसिबल था। क्यों, बिकॉज इन दिस सिस्टम देर वॉज लेस नंबर ऑफ क्वांटिटीज एज वेल एज देर वॉज नो यूनिट फॉर टाइम, एज इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी। इसलिए हमने क्या किया, वी स्टॉप यूजिंग दिस सिस्टम, एंड उसके बाद हमने थ्री सिस्टम ऑप्शन यूज करना स्टार्ट किया। वो हम बाद में देखेंगे, पहले आप ये लिख लीजिए। यहाँ पे सिर्फ इसका शॉर्ट में एक सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। मेट्रिक सिस्टम इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। यहाँ पे तीन क्वांटिटीज उसके, लेंथ, मास एंड कैपेसिटी, और जिसको हम वॉल्यूम भी बोल सकते हैं किसी भी लिक्विड का। लेंथ के लिए यूनिट था मीटर, जिसका एब्रीवेशन है स्मॉल एम। मास के लिए ग्राम, स्मॉल जी, एंड कैपेसिटी के लिए लीटर, स्मॉल एल।
ये सिस्टम यूज़ करना हमने स्टॉप कर दिया ड्यू टू लेस नंबर ऑफ क्वांटिटीज़। उसके बाद हमने थ्री सिस्टम ऑप्शन यूज़ करना स्टार्ट किया, वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।